करीब 25 साल उस लड़के की उम्र रही होगी। वो अपनी भतीजी को लेने के लिए स्कूल जाता है। स्कूल में जाकर मास्टर जी से कहता है कि मास्टर जी बहुत ज़रूरी काम है, भतीजी को घर लेके जाना है। जैसे ही मास्टर जी उसकी बात सुनते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, आप इसे घर ले जाओ। मास्टर जी उस लड़की को उसके सगे चाचा के हवाले कर देते हैं। वो बैग लेकर अपने चाचा के साथ चल देती है। तभी मास्टर जी को अचानक से ख्याल आता है कि जो शायद उन्होंने किया है वो नहीं करना चाहिए था। जब छुट्टी होती तभी इस बच्ची को घर भेजना चाहिए था। इसके बाद मास्टर जी के अचानक ख्याल आता है और वो उस लड़की के पीछे पीछे, उस चाचा के पीछे पीछे चल देते हैं, ये सोचकर कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अचानक से उस लड़के ने बजाय गांव की तरफ, बजाय घर की तरफ जाने के, उसने रास्ता बदल दिया और वो खेतों की तरफ जाने लगता है। गुरुजी को जो संदेह था कहीं ना कहीं यकीन में बदलने लगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ वारदात ना हो जाए। वो जंगल की तरफ जाता है। वहां जाने के बाद अपनी भतीजी के साथ गंदा काम करने की कोशिश कर रहा था और वो भतीजी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तभी मास्टर जी ने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मास्टर जी की चीख पुकार सुनने के बाद जब आसपास के लोग वहां पर आते हैं, उन लोगों को अपनी ओर आता देख ये जो लड़का होता है, युवक होता है, वो अपनी सगी भतीजी को छोड़कर मौके पर वहां से भाग जाता है। किसी तरकीब से बच्ची की जान तो बच जाती है, लेकिन ये मामला जब लड़की के घर वालों तक पहुंचता है, उसके पापा, उसकी माँ, उसके दादा दादी के पास पहुंचता है, तो इस मामले को घर की बात घर में कहकर दबा ली जाती है और ये मामला फिर न चौकी जाता है, न थाने जाता है, न ही कहीं इसकी शिकायत की जाती है। काश की शिकायत हो जाती, काश के उस आरोपी को उसके किए की सजा मिल जाती, तो भविष्य में होने वाला जो अपराध था वो कभी नहीं होता। और जो उसने पहले अपराध किए हुए थे, यदि पहले ही अपराध में उसको सजा मिल गई होती तो वो कभी अपराधी नहीं बनता और वो कभी इतिहास नहीं बनाता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर का एक थाना लगता है जहांगीराबाद। दरअसल जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक मामला हो गया था और उसी मामले की एक सुनवाई चल रही थी। 26 जुलाई 2023 को बुलंदशहर की एक अदालत में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम व अपर सत्र न्यायाधीश ध्रुव राय इसकी सुनवाई कर रहे थे। फाइल पूरी पढ़ने के बाद वो देखते हैं और देखने के बाद वो इससे पहले कि कुछ बोलते, वहां अदालत पूरी खचाखच लोगों से भरी हुई थी। इस केस की 77वें दिन के बाद रिजल्ट आने वाला था। हर किसी की नजर इसी केस पे लगी हुई थी कि आखिरकार जज साहब इस मामले में क्या सजा सुनाने वाले हैं। जब जज साहब सजा सुना रहे थे तो पूरा जो न्यायालय परिसर था वो सन्नाटा पसर जाता है और अगले ही दिन इस सन्नाटे की जो गूंज फैलती है, तो जहां जहां तक सोशल मीडिया की पकड़ होती है वहां वहां तक ये खबर फैल जाती है। दरअसल उसमें बताया जाता है कि इस अपराधी ने विरल से विरलतम श्रेणी का अपराध किया है। इसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो कहते हैं कि तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम फ़हीम को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। और जैसे ही फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है तो फिर लोग ये जानने में लग जाते हैं कि आखिरकार मामला था तो था क्या। दरअसल ये घटना शुरू होती है 23 अप्रैल 2000 शाम की लगभग 4 बजे के आसपास। ये लड़की अपने घर की दहलीज पर बैठी हुई थी। अचानक ही इसके ठीक घर के सामने वाला एक लड़का आता है जिसका नाम फ़हीम होता है। उम्र उसके लगभग 25 या 26 साल के आसपास रही होगी। वो किसी बहाने से इस बच्ची को लेकर अचानक से गायब हो जाता है। जब कई घंटे बीत जाते हैं, ये घर नहीं पहुंचती, तब जाके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और परेशानी का आलम कुछ इस तरह से था कि आसपास के जितने भी घर होते हैं, आसपास के जितने भी लोग होते हैं, सभी के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि क्या तुमने हमारी बेटी को देखा है। लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी घर वाले, परिवार वाले दौड़कर मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद में जाने के बाद इमाम साहब से कहते हैं कि इमाम साहब, बेटी नहीं आई है, 4 साल की बेटी है, रात लगातार हो रही है, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो चुका है, आप एक बार मस्जिद में ऐलान कर दो, ये कह दो कि इनकी जो बेटी है वो अचानक से गायब हो गई है, जिस किसी ने भी देखी हो उसे ढूंढ कर लाए और हमारे घर पहुंचा दे। मस्जिद में लगातार ऐलान हो रहा था, इशा की नमाज का वक्त होने चला था, लेकिन उस लड़की का कहीं भी कोई खैर खबर नहीं थी। तभी घर वालों को शक होता है कि ऐसा ना हो कि जो सामने वाला घर है फ़हीम का, एक बार इस घर में भी जाकर देख लें। उसका दरवाजा खटखटाया जाता है। फ़हीम की माँ आती है। माँ आने के बाद कहती है कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चीख रहे हो। तो कहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो गायब हो गई है, उसको ढूंढने में हमारी मदद कर दो, ऐसा ना हो तुम्हारे घर में वो गलती से धोखे से आ गई हो। तो घर वाले कहते हैं कि तुम जबरदस्ती हम पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आई है, उसे ढूंढना है तो कहीं और ढूंढो। घर वालों को लगातार लग रहा था कि कहीं हो ना हो हमारी बेटी इसी घर के अंदर है। तभी एक बच्चे को दीवार खुदाई जाती है। दीवार खुदाने के बाद वो दरवाजा खोलता है। हालांकि वो लेडी लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी और जो भीड़ का जत्था उसके घर में जाता है तो घर का एक एक कोना खंगाल मारते हैं और एक एक कोने की वजह से ही
एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां पर एक बेड पड़ा हुआ है और बेड के नीचे देखते हैं कि जो बच्ची 4 साल की गायब हो चुकी थी उसकी लाश पड़ी हुई थी। बेडशीट हो या फर्श हो, जगह जगह पर वहां खून के धब्बे लगे हुए थे, ब्लड फैला पड़ा हुआ था और वो बच्ची, उसकी टांगे बिल्कुल खुली हुई थी। जब पोस्टमार्टम होता है तो उससे पता चलता है कि उसकी टांगे टूट चुकी थी। साथ ही उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं दोनों, उनको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था। यही नहीं, उसके शरीर पर अलग अलग जगहों पर 8 से 10 जगह पर बुरी तरह से काटा गया था। उस बच्ची ने अपनी जान बचाने की, चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह दबा दिया गया था, तो उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान बाकायदा बने हुए थे। उसने जो उसके साथ हीनियस, जो भी इसने गंदा घिनौना कृत्य करने की कोशिश की थी, उस बच्ची ने बचने की लगातार कोशिश की, लेकिन फ़हीम को इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसे दिखाई दे रही थी अपनी हवस, और उस हवस को मिटाने के लिए उसने उस बच्ची की जान ले ली। और उसके बाद फिर वहीं वो पास में, वो भी ब्लड से नहाया हुआ था, उस बच्ची के ब्लड में सना हुआ था। उसके लड़की के हाथों में भी उसके स्किन के कुछ निशान थे, साथ ही उस फ़हीम के हाथों में भी, उसके नाखून में भी उस बच्ची की जो स्किन थी उसके निशान थे। पूरे शरीर को खुरच डाला था। और जब ये घर वालों को पता चलता है तो उनका गुस्सा आग बबूला हो जाता है। घर वालों को बहुत गुस्सा आता है, पूरे शहर को गुस्सा आता है। और जहां जहां तक ये न्यूज़ पहुंच रही थी, वहां तक इस फ़हीम की बातों को लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि लोग चाहते तो शायद उसे वहीं हाथों हाथ इंसाफ देते थे, लेकिन घर वालों को पूरा भरोसा था कानून अगर अपनी तरह से सजा देगा तो शायद बहुत अच्छा होगा। दरअसल अगर हम इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो ये जो फ़हीम नाम का लड़का है, इसने करीब 15 साल पहले एक लड़के के साथ कुकर्म किया था, गंदा घिनौना कृत्य उसके साथ किया था। और जब ये गंदा घिनौना कृत्य किया था तो बात इस फ़हीम के घर वालों तक पहुंचती है तो इसकी माँ, उसका बाप, उसके परिवार के बाकी सभी लोगों ने इसका इतना सपोर्ट किया, सामाजिक स्तर पर पंचायत बिठाई, और पंचायत बिठाने के बाद उस बच्चे के, उस लड़के के परिवार वालों को बिल्कुल शांत करा दिया कि इस मामले को पुलिस तक मत लेके जाओ, ये मामला पुलिस तक जाएगा तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, तुम्हारी भी होगी, हमारी भी होगी। घर वाले किसी तरकीब से शांत हो जाते हैं। वक्त आगे गुजरता है, उसकी शादी होती है। शादी तो हो जाती है, लेकिन वो अपनी बीवी को इतना परेशान करता था, इतना मानसिक रूप से इतना टॉर्चर करता था कि साल 2019 में वो इतना बीमार होती है कि बीमारी के चलते वो मर जाती है, दम तोड़ देती है। कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन उसकी बदमाशियां जो थी, उसकी हरकतें जो थी, किसी बच्चे को उठाना, उसके साथ गंदी हरकतें करना, उससे बुरी तरह चूमना, उसके साथ गलत सलत करने की कोशिश करना, तो घर वालों को लगता है कि इसकी अगर शादी कर देंगे तो शायद हो सकता है कि इसकी आदतों में कुछ सुधार हो जाए, इसलिए बड़े भाई की साली के साथ उसका विवाह कर देते हैं। लेकिन वो जानवर किस्म का इंसान था, वो इंसान था ही नहीं। इसलिए उसने अपनी ही भाई की साली के साथ शादी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ उसने ऐसी हैवानियत करनी शुरू कर दी कि वो हाथ जोड़ के वहां से निकल जाती है, कहती कि मुझे इस घर में नहीं रहना। इनकी दिसंबर 2022 को वो उस घर को छोड़ देती है और फिलहाल वो उनसे अलग होने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग होने का मौका नहीं मिल रहा था। अप्रैल का महीना आता है, अप्रैल की शुरुआती महीने की बात है, जब अपनी ही सगी भतीजी को स्कूल से लेने के लिए जाता है। उसके बाद उसके शिक्षक को शक होता है और शिक्षक को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कुछ गलत हरकत कर बैठे। तभी वो उस बच्ची के पीछे पीछे जाता है शिक्षक, और उस लड़की की जिंदगी तो बचा लेता है। लेकिन जो आने वाले 10 या 12 दिन के बाद, यानी कि 23 अप्रैल 2023 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास जो एक अपराध होने वाला था, उस अपराध की किसी को भनक ही नहीं थी। हालांकि मोहल्ले के जितने भी लोग थे वो अपने बच्चों को इस फ़हीम के घर के इर्द गिर्द भी जाने से घबराते थे, डरते थे। बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि उसने किसी ना बकरी को छोड़ा, ना किसी भैंस को छोड़ा, ना किसी जानवर को छोड़ा। जो जानवर मिलते थे उसके साथ भी वो अपनी हवस मिटाने की लगातार कोशिशें करता था। जब ये सब करता था तो घर वाले पता नहीं क्यों उसके प्यार में इतने अंधे थे कि उसकी इतनी सारी इतनी गलत बातों को भी वो नजरअंदाज करते हुए और उसे अपने घर में पाल रहे थे, जबकि उसकी जगह थी सलाखें, और सलाखों के पीछे पहुंचा जरूर, लेकिन वक्त बहुत देर हो चुकी थी और देरी के चलते ही कई लोगों के साथ अपराध हो चुका था। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। लेकिन जज साहब ने जब ये फैसला सुनाया तो लोगों को तसल्ली हुई कि एक जानवर से इस मोहल्ले को, इस कस्बे को पूरी तरह से मुक्ति मिल चुकी है, शायद ये कभी वापस नहीं लौट कर आएगा। लेकिन कानून जिस तरह से चलता है वो सबको पता ही है कि निचली अदालतें फांसी देती हैं, जब मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, फिर राष्ट्रपति के यहाँ, तो वहां पहुंचते पहुंचते दशकों लग जाते हैं, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं मिलता। हमारी यही कोशिश है, अपनी वीडियो के माध्यम से ये अपील करेंगे कि ऐसे अपराधी को समाज में बिल्कुल भी ना रहने दिया जाए, उसको कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को, लोगों को ये मैसेज मिल सके कि गलत काम करने वालों के साथ गलत ही अंजाम होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही अपने बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और खासकर ऐसे फ़हीम जैसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रखने की जरूरत है, उनके इर्द गिर्द भी ना फटकने दें। और ऐसे लोगों को एक ही सजा है कि आप पुलिस को फोन करके और इन्हें सीधा जेल भिजवाने में मदद जरूर करनी चाहिए। जाते जाते आज तोरा गुज्जर हैं, साथ ही शिवम गुप्ता, रंजू कुमारी हैं, संजय कुमार, जुगेंद्र भारती, सद्दाम सिंघल,
वसीम खान, मोहम्मद जमील, अमित वर्मा, शहनवाज, राजीव कुमार, संजीव खान, जसवीर सिंह, भीम प्रसाद, अमरीश कुमार, वीरू यादव, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।